हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई कैन वेलकम यू नामिड फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। आज हम इस लेक्चर में क्या बताने वाले हैं, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था रिफ्रैक्शन। और चलिए आज हम बताएंगे आगे रिफ्रैक्शन के आगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताएंगे। फिर हम आगे की ओर चलते हैं अपना प्रिज्म के ऊपर। ओके, तो एक टॉपिक बचा हुआ था। एक टॉपिक था जब मल्टीपल लेयर्स मिल जाएं आपको, ठीक है, मल्टीपल मीडियम मिल जाएं अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो वहाँ से जब कोई लाइट एंटर करती है तो उसमें क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, अपने पास जो जैसे एक कंडीशन लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल लेता हूँ। मल्टीपल रिफ्रैक्शन में बोलूँ, जैसे मैं बात करता हूँ कि मान लो कि ये एक मीडियम है अपने पास, ठीक है, ये एक सरफेस है, और ऐसे ही अपने पास ये एक और, ये अपने पास एक सरफेस और है। ऐसे ही मल्टीपल सरफेस अपने पास दे रखे हैं, ठीक है। और इसका जो है, जैसे मान लें कि यहाँ से जो है लाइट रे इंटर कर रही है, यहाँ पर लाइट रे जब इंटर करेगी तो ये मैं बोल देता हूँ कि इनिशियल एंगल है, इनिशियल एंगल इंटर किया। और इस मीडियम को मैं बोल देता हूँ ये एन आई इनिशियल है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल देता हूँ कि लाइट रे जो इस प्रकार से इंटर की गई, ठीक है, इंटर चली गई यहाँ से, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बोल देता हूँ N1। और ये जो है, ये जो एंगल है वो मैंने बोल दिया R1, ठीक है। ये जब R1 है तो ये भी कितना होगा, R1 होगा। ओके, अब अपने पास ये जो है लाइट रे मान लो कि अपने पास इस प्रकार से चली गई, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोल दिया N2, इसका मैंने बोल दिया N3, ठीक है। ये जब R1 है तो हमने बोल दिया ये जो एंगल हो गया वो हो गया R2। जब ये R2 है तो ये भी अपने पास R2 होगा। अगेन जो है ये अपने पास हो गया R3। ऐसे ही करते 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 ये मैंने बोल दिया N4, और ये मैंने बोल दिया फाइनल जो मीडियम है, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर ये R3 है तो ये भी कितना होगा R3, और लाइट रे ऐसे चली गई, यानी ये हो गया अपने पास R4, ठीक है, R4। और यहाँ से जब लाइट रे चली गई है, और ये जो है एंगल में बोल देता हूँ R फाइनल, ठीक है। ये जब R4 है तो ये भी कितना होगा, R4 होगा। अब इसके लिए क्या कंडीशन बोल सकते हैं, जैसे मैं पहली कंडीशन बोलूँ, इस सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फर्स्ट सरफेस की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट सरफेस से तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि N1 साइन आई जो है वो होगा N2 साइन आर, यानी N2 अपने पास, सॉरी Ni है, और ये हो गया N1, ठीक है ना। ये अपने पास Ni हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। N1 अपने पास ये हो गया साइन R1, पहली बात। अब इसके लिए हम लिख लेते हैं, इस सेकंड सरफेस के लिए लिखूंगा तो मैं बोलूँगा N2 साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना R1, और फिर होगा N2, ये अपने पास N3, ठीक है। ये हो गया अपने पास, सॉरी ये N1 लिखना चाहिए मुझे, है ना, N1 साइन आई। यहाँ से इस मीडियम से लाइट रे इसमें जा रही है तो ये हो जाएगा N2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन R2। फिर थर्ड सरफेस के लिए लिखूँ, इस सरफेस के लिए, थर्ड सरफेस के लिए मैं बोलूँ कि लाइट रे जो वो N2 मीडियम से N3 में जा रही है, यानी N2 साइन R2, ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास N3, और ये हो गया साइन R3। ऐसे ही अपने पास ये हो गया फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए। अब मैं फोर्थ के लिए बात करूँगा, तो फोर्थ के लिए मैं बोलूँगा तो N3 साइन R3 इज इक्वल टू N4 साइन R4, सही बात है, ये अपने पास। अब फाइनल फिफ्थ के लिए 1 2 3 4 5 फिफ्थ सरफेस की मैं बात करूं तो फिफ्थ के लिए मैं बोलूँगा तो N4 अपने पास साइन, ठीक है, साइन अपने पास हो गया ऐसे ही, और R4 इज इक्वल टू अपने पास हो गया फाइनल जो है वो हो गया N फाइनल और साइन R फाइनल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से क्या क्या पैटर्न आपको मिल रहा है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ, देखो Ni साइन आई किसके इक्वल है, N1 साइन R1 के,
और जब n1 साइन r1 जो है इक्वल है n2 साइन r2 मतलब n2 साइन r2 किसके इक्वल हो गया ni साइन i है। अब n2 साइन r2 इसके इक्वल n3 साइन r3 के, तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके फाइनल जो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ni साइन i, ठीक है, ni साइन i इक्वल टू फाइनल जहाँ से निकल रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का n फाइनल, और यहाँ पर हो गया साइन r फाइनल। ये डायरेक्ट हम रिलेशन बोल सकते हैं। ध्यान रखना ये कब वैलिड है, जब रिफ्रैक्शन हो रहा हो, हर एक मीडियम से रिफ्रैक्शन हो रहा हो। अब जरूरी है क्या, जैसे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये जो है डेंसर मीडियम हो जाए, ये रेयर मीडियम हो जाए, तो इसमें TIR भी पॉसिबल है। तो कंडीशन ये है कि सभी लेयर से जो है रिफ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है, तभी ये वैलिड है। तो जहाँ से ये इंटर कर रही है, जिस मीडियम से ये इंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ni, एंगल ऑफ इंसिडेंस ni साइन i। जहाँ से वो निकल रही है, इमर्जेंट रे है, तो उसके लिए हो जाएगा n फाइनल साइन r फाइनल, सिंपल, ठीक है। अब ये टॉपिक इसलिए बताया क्योंकि इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन कराने वाले हैं, पहले इसको नोट करना जल्दी से। ये देखो, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ, ये हमारे पास बोल रखा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये जो मीडियम है ये वाला, ठीक है ना, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो मीडियम है एक्स वाई प्लेन में जो मीडियम है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें, वो दे रखा है n इक्वल टू के वाई की पावर 3/2, ठीक है, और +1 की पावर हाफ, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। और लाइट रे जो है यहाँ से, ये एयर मीडियम है, ठीक है, ये एयर मीडियम है, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, और लाइट रे की कंडीशन हमें दे रखी है। देखो ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है यहाँ से, ये जो लाइट रे जहाँ से इंसिडेंट हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और ये जो एंगल दे रखा फाई, ये फाई दे रखा ग्रेजिंग इंसिडेंस, क्वेश्चन में दे रखा है ये जो लाइट रे है ये ग्रेजिंग इंसिडेंट पर आपतित हो रही है, ठीक है ना, ग्रेजिंग इंसिडेंट, समझ रहे हो ग्रेजिंग इंसिडेंट का मतलब, हमने बताया था ग्रेजिंग इंसिडेंट का मतलब, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब एंगल जो है वो लगभग 90 डिग्री है, ठीक है ना, एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं है, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो सीधी निकल जाएगी, लगभग 90 डिग्री है। अब हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ से जो लाइट रे जब जाएगी, जो लाइट रे जो हो यहाँ इस मीडियम से होकर के जाए, पहली बात तो ये बताओ, ये रेयर मीडियम अपने पास, ये डेंसर मीडियम है, अंदर की ओर जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें पूछा कि उस लाइट रे की जो इक्वेशन है उसके पाथ की इक्वेशन क्या होगी, उस लाइट रे के पाथ की इक्वेशन क्या होगी, ये हमें क्वेश्चन पूछा है, ओके। तो ये तो हमें पता है कि देखो ये जो है लाइट रे यहाँ से जब इंटर करेगी इसमें, ठीक है, ये इंटर करेगी रेयर से डेंसर में तो बैंड होगी, लेकिन यहाँ से देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वाई की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। मतलब हर हाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। मतलब जब लाइट रे जब यहाँ से अगर हम इंसिडेंट होगी इस मीडियम से, जैसे मैं बोलूँ कि क्या मैं इस मीडियम को इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स में बना हुआ मान सकता हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स में बना हुआ मान सकता हूँ क्या। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जब लाइट रे, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ से वाई डिस्टेंस के ऊपर जा कर के, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ से वाई डिस्टेंस के ऊपर जा कर के अगर मैं एक लेयर ले लूँ, एक पतली सी लेयर ले लूँ, एक पतली सी लेयर डी वाई विड्थ की, अगर मैं डी वाई विड्थ की एक लेयर ले लूँ, डी वाई विड्थ की एक लेयर ले लेता हूँ, ठीक है, डी वाई विड्थ की एक लेयर ले ली। अच्छा,
अब इस डी वाई विड्थ की रेल के लिए मतलब स्मॉल चेंज इन डी वाई हो रहा है, डी वाई में बहुत ही स्मॉल चेंज हो रहा है, डी वाई में स्मॉल चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नेग्लिजिबल चेंज होगा, मतलब उसको मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ। मुझे एक बात बताओ, इसके नीचे वाला जो मीडियम होगा, ये वाला जो मीडियम होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेटली कम होगा इस मीडियम के रेस्पेक्ट में। नीचे वाले जितने भी मीडियम हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर हाइट के ऊपर है, बाकी सभी नीचे वाली है जो मीडियम्स हैं वो लोअर हाइट के लिए, तो वाई की वैल्यू घटेगी, एन भी घट जाएगा। तो मैं ये बोलूँ कि जब लाइट रे हर एक लेयर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। दूसरी बात, रेयर से डेंसर में होगा, रेयर से डेंसर में होगा तो इसका मतलब वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड होती जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड होती जाएगी, 90 डिग्री होगी नहीं। क्रिटिकल TIR जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी तो कंडीशन होती नहीं है, ठीक है। तो मैं ये से बोल सकता हूँ कि लाइट रे का जो पाथ है वो कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से बैंड होती जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड होती जाएगी, ठीक है। तो इस लाइट रे की जो पाथ है इसकी इक्वेशन हमें पूछी है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जैसे मैं बोलूँ कि लाइट रे जो यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, ग्रेजिंग एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है यहाँ से, और इस मीडियम में वो निकल रही है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे मीडियम्स हैं, बहुत सारे मीडियम्स हैं जिनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वेरी कर रहा है, वो जो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो हमें बाकी जितने भी मीडियम्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। अभी अभी हमने किया है, क्या किया है, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, बहुत सारे जो लेयर्स हैं, समांतर लेयर्स हैं आए, पैरेलल लेयर्स आए, उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल NI sin I इक्वल टू N फाइनल साइन फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोज देखूँ, अगर मैं इस वाली सिचुएशन को अगर मैं थोड़ा सा क्लोज देखना चाहूँ तो क्या हो रहा है यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ, ये अपने पास, ठीक है, और ये जो विड्थ अपने पास कितनी है, DY विड्थ है, DY है। तो यहाँ से लाइट रे जो वो इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, और मैं ऑलमोस्ट इसको जो है वो एक पैरेलल मान सकता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, तो ऑलमोस्ट पैरेलल मान सकता हूँ, ठीक है। अब मैं बोलूँ एक बात बताओ, इस मीडियम में जो मैं बोलूँ कि ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये जो एंगल है जहाँ पर ये जा रही है, तो ये एंगल मैं बोल देता हूँ थीटा, ठीक है ना, ये एंगल मैं बोल देता हूँ थीटा। जब ये एंगल मैंने थीटा बोला तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा 90 माइनस थीटा हो गया। इस सिचुएशन के लिए मैं ये बोल सकता हूँ क्या, देखो अभी हमने जो पढ़ा, लगाओ यहाँ पर जहाँ से इंटर हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी मैं बोलूँ NI sin I इज इक्वल टू N फाइनल साइन फाइनल बोल सकता हूँ क्या। तो NI कितना 1 है, साइन I कितना है, ग्रेजिंग एंगल है मतलब 90 डिग्री है, फाइनल कितना है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम में तो जा रही है ना फाइनल। हम बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, बाकी मीडियम्स को इग्नोर कर सकते हैं, और हम इस मीडियम के लिए जो ये फॉर्मूला उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो N फाइनल, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, देखो ये रहा N की वैल्यू कितनी है, KY की कांस्टेंट मान सकता हूँ, इंपॉर्टेंट बात ये कांस्टेंट मान सकता हूँ, 3/2 + 1 की पावर हाफ, और ये हो गया साइन फाइनल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब कोस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ पर जो है कोस थीटा की जो वैल्यू आ गई, कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/KY की पावर 3/2 + 1। हमें क्या चाहिए, हमें इस कर्व की इक्वेशन चाहिए। एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर आप टेंजेंट डाल रहे हो ना, तो यहाँ पर जब आप टेंजेंट डालोगे मतलब ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा, और tan थीटा होता है dy/dx। भाई इस कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगी उसको dy/dx लिख सकते नहीं, लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कोस थीटा, अच्छा चूंकि tan थीटा जो होगा dy/dx लिख सकता हूँ, dy/dx। अच्छा tan थीटा कितना है, यहाँ से लिखो, कोस थीटा देखो क्या होता है, कोस थीटा, यहाँ से मैं कोस थीटा बोलूँ, ठीक है ना, तो बेस, ठीक है ना, और अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब मैं बोलूँ कि tan थीटा कितना होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है।
तो बेस तो हमें पता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अपन ये बात करते हैं, देखो हाइपोटेन्यूज यहाँ से निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर हमें निकालना, बेस तो हमारे पास 1 हो गया। अब मैं बात करता हूँ परपेंडिकुलर, तो देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि अंडरूट में, ठीक है ना, अंडरूट में ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपने पास ये हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस अपने पास 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ ओके जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी के वाई की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर हाफ का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 1 कर देंगे, सिंपल, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो डी वाई बाई डी एक्स मैं लिखूँ तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो इसको सोल्व करें, हाफ जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी के अंडरूट में के वाई की पावर 3/2 बना, ठीक है। तो अंडरूट में के और y की पावर 3/2 बना, और 3/2 से अपने पास हो जाएगा 3/4, ठीक है, 3/4 हो जाएगा, समझे, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 के, ओके, 3/4 हो गया। अब हमें क्या निकालना, y और x में भी रिलेशन निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास y की पावर माइनस का 3/4 dy हो जाएगा, और यहाँ से अपने पास हो जाएगा dx और अंडरूट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ज़रा, अब इसको सोल्व कर लो बस, और कुछ नहीं है, बस आसानी से आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पर हो जाएगा y की पावर अपने पास -3/4 प्लस 1 अपने पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 अपोन अपने पास हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू अंडरूट के इंटू x हो गया, ठीक है ना। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 1/√k, ठीक है ना, y। ये इतनी बात समझ में आ गई, ओके। तो देखो ठीक है, तो यहाँ से मैं बोलूँ देखो 4 y की पावर 1/4 इज इक्वल टू कितना आया, x अंडरूट क्या आया। तो यहाँ से y की पावर 4, ये अपने पास अगर मैं लिखूँ x/4, ठीक है, की पावर 4, और यहाँ पर अंडरूट के की पावर 4। तो यहाँ पर अपने पास बना y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, अपने पास ये हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन बनी, और इसको मैं बोल देता हूँ कांस्टेंट बोल देता हूँ, ठीक है ना, के डेस बोल देता हूँ, लेट मी चेक इट इज़ राइट और नॉट। तो y की पावर x/4 वाला पैटर्न कुछ बन रहा है क्या, ठीक है ना, ये जेई में है वो क्वेश्चन है वास्तव में, ठीक है, ओके। ये अपने पास बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये अपने पास हो जाता है और अपने पास, ठीक है। तो इसको नोट करो जल्दी से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्वेश्चंस है नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस होगी इतने करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, नोट करो जल्दी से। चलो अब मैं प्रिज्म के ऊपर चलता हूँ, ठीक है, अब हम चलते हैं प्रिज्म के ऊपर, ओके। तो प्रिज्म जो है, प्रिज्म की कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, फिर प्रिज्म के लिए फॉर्मूला, उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन जनरली पूछा जाता है वो हम देखें, ठीक है। देखो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो हम यूज़ में लेते हैं ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में। हम इसका एक्सपेरिमेंट भी है 12th क्लास में, 12th क्लास में इसका एक्सपेरिमेंट भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म की शेप देखते हैं पहले, कैसा दिखता है प्रिज्म, कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, ठीक है, और अपने पास कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, कुछ इस प्रकार से प्रिज्म दिखेगा, ठीक है। या कई बार ऐसे भी हम थोड़ा सा ऐसे बनाएं कि अपने पास
ठीक है, ऐसा। तो ये प्रिज्म है, ठीक है। अब प्रिज्म में मैं बोलूँ तो आपको ये लगता है कि ऐसी सी शेप होगी, ठीक है। ये जो अपने पास ये दो पैरेलल ये दो प्लेन जो अपने पास जो सरफेसेस हैं वो किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइंड होती हैं, ठीक है, प्लेन। जैसे एक ये सरफेस है, ये अपने पास, जैसे मैं बोलूँ ये अपने पास बोल देता हूँ ABC, ठीक है ना, फिर DEF। तो ये जो सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है जैसे ADEB, ठीक है ना, ADEB जो सरफेस है, और अपने पास ADFC, ये एक एंगल के ऊपर जो वो इंक्लाइंड है ऐसे। तो ये जो एंगल है उसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। हालांकि और भी हम बताएंगे। देखो, प्रिज्म से आप यही समझते हैं, कि दो पैरेलल जो है, दो प्लेन सरफेस, ठीक है, दो प्लेन सरफेस किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइन हो जाए तो आप उसको बोल देते हो प्रिज्म। हालांकि मैं प्रिज्म की बात बोलूं तो प्रिज्म मैं बोलूँ एक कॉन्सेप्ट के रूप में हम ले सकते हैं, एक थ्योरी के रूप में हम ले सकते हैं। क्या है, जब भी कोई लाइट रे टू प्लेन इंक्लाइंड सरफेस से होकर के जाए तो वो जो सिचुएशन होगी वो प्रिज्म के रूप में एक्ट करेगी। वो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, एक ग्लास स्लेब भी प्रिज्म की तरह बिहेव कर सकती है, एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर सकती है, बिल्कुल। जैसे पहले मैं बोलूँ, ये जो लाइट रे है यहाँ से गई, यहाँ जाएगी, और फिर इसका ये रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये प्रिज्म हम बोल देते हैं कि ये जो है वो प्रिज्म का फिनोमेना हो गया भैया, प्रिज्म का फिनोमेना हो गया। लेकिन देखो, यहाँ तक ही नहीं है सीमित प्रिज्म। जैसे मैं बोलता हूँ आप एक स्लेब लो, ये स्लेब ले लिया आपने, ग्लास स्लेब ले ली। ये ग्लास स्लेब भी प्रिज्म की तरह एक्ट कर सकती है जब दो प्लेन इंक्लाइंड सरफेस के मध्य से लाइट रे जाए। जैसे अगर मैं लाइट रे, जैसे सिंपल बोलूं, अगर कोई लाइट रे यहाँ से गई और यहाँ गई और फिर यहाँ गई, ये तो काम है किसका, ग्लास स्लेब का। तो ये तो जो है ये ग्लास स्लेब की तरह बिहेव कर रही है, ये बिहेव कर रही है ग्लास स्लेब की तरह। लेकिन एक लाइट रे कुछ इस प्रकार से जाए, ऐसे गई, ठीक है ना, ऐसे गई, और अपने पास ऐसे जा कर के और ऐसे आ जाए, तो ये जो है वो प्रिज्म की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। जैसे एक लाइट रे ऐसे गई, ठीक है, यहाँ गई और फिर यहाँ से आ गई, ये प्रिज्म की भांति व्यवहार कर रही है। क्यों? क्योंकि देखो इस रिफ्रैक्शन में क्या क्या अपने पास सम्मिलित है। इसमें एक सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर भी कितना है, दो सरफेस हैं, एक ये सरफेस, दोनों के बीच का 90 डिग्री है। तो ये प्रिज्म की तरह, और कोई भी शेप हो सकती है, डायमंड भी हो सकता है, डायमंड भी हम करेंगे। TIR का एक एप्लीकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे डायमंड की हम शेप बोलें, कुछ इस प्रकार से हम बोलें, तो यहाँ से भी ये भी क्या कर सकती है, एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर सकती है। यहाँ से गई लाइट रे, यहाँ से गई और यहाँ से आ गई, तो ये भी प्रिज्म की तरह व्यवहार कर सकती है, ठीक है। दो इंक्लाइंड सरफेसेस, प्लेन इंक्लाइंड सरफेसेस के माध्यम से या थ्रू वहाँ से होकर के अगर कोई लाइट रे पास हो जाए तो दैट इज कॉल्ड द प्रिज्म बिहेवियर। और उन इंक्लाइंड सरफेस के बीच का जो एंगल है, द एंगल बिटवीन दोज इंक्लाइंड सरफेस इज कॉल्ड द प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म और प्रिज्म एंगल। तो यहाँ पर प्रिज्म एंगल को हम जनरली दिखाते हैं ए से, ठीक है ना, ये प्रिज्म एंगल। तो प्रिज्म एंगल ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बोलूँ, अब यहाँ पर आप बात कर रहे हो कि प्रिज्म एंगल ए बोला आपने, अगर लाइट रे यहाँ से न जा करके ऐसे चली जाती, मान लो ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो प्रिज्म एंगल कौन सा होगा? प्रिज्म एंगल इन दो सरफेस के बीच वाले ये हो जाएगा प्रिज्म एंगल, यानी यहाँ पर बी प्रिज्म एंगल होगा, ठीक है। तो प्रिज्म एंगल डिपेंड करता है उस लाइट रे के ऊपर डिपेंड करता है, जो लाइट रे उन दो सरफेसेस के अंदर से होती हुई जाए तो उन सरफेसेस का बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड द प्रिज्म एंगल, ठीक है। उन दो इंक्लाइंड सरफेसेस के बीच का एंगल, जिन सरफेसेस से लाइट रे जो वो पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड द प्रिज्म एंगल।
तो यहाँ से मैं बोलता हूँ प्रिज्म की कॉन्सेप्ट। अब प्रिज्म हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो प्रिज्म का हम निकालना चाहते हैं डेविएशन एंगल, ठीक है। डेविएशन एंगल कितना आता है प्रिज्म में वो हम देखेंगे। 12th में भी इसका एक एक्सपेरिमेंट है और बनाना पड़ता है आपको, ठीक है। जो अपने पास जो नोट्स हैं वो हम बनाते हैं प्रिज्म के लिए, जो आपको जो फाइलें दी जाती हैं उसमें हम एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है ना, तो उसमें भी हम बनाते हैं प्रिज्म के लिए, ठीक है। तो देखो प्रिज्म का हम निकालना चाहते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ठीक है। ओके, तो देखो मैं बोलता हूँ कि ये आपने बोल दिया कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म की जो, ठीक है, वो हम उसका टॉप व्यू ले रहे हैं, ठीक है। एक सरफेस जो है, फ्रंट जो सरफेस है उसको हम दिखा रहे हैं ऐसे, और लाइट रे को हमने इस प्रकार से सेंड कर दिया कि लाइट रे जो इस प्रकार से गई, यहाँ से गई लाइट रे। जब लाइट रे यहाँ से जा रही है तो ये जो है, ये जो वो परपेंडिकुलर अपने पास हो जाएगा, तो ये जो एंगल हो गया वो एंगल ऑफ आई हो गया, ठीक है। तो जानी तो चाहिए थी सीधी, जानी तो चाहिए थी सीधी, जानी तो चाहिए थी सीधी, लेकिन सीधी नहीं गई, इस प्रकार से चली गई, ठीक है, इस प्रकार से चली गई। ओके जी। और अब यहाँ पर अगेन क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है इसको मैंने बोल दिया R1, अब इसको मैंने बोल दिया R2। जानी तो चाहिए थी सीधी, लेकिन बीच में जो है रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से जो है नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यानी ये हो जाएगा। और नॉर्मल से जो एंगल बनेगा, ठीक है, नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो जो एंगल मैं बोल देता हूँ ये हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस E, ठीक है। अब इस केस में ये लाइट रे इस सरफेस और इस सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हुए जा रही है, तो इन सरफेसेस के बीच का जो एंगल होगा ना, दैट विल एक्ट लाइक ए प्रिज्म एंगल, ठीक है ना। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल इन सरफेस के बीच में ये प्रिज्म एंगल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, हम अब इसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, डेविएशन एंगल निकालना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, डेविएशन एंगल निकालना चाहते हैं। तो एक बात बताओ पहले, तो इस इक्विलेटरल में हम देखें, इस फेस में आप देखो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखो, और ये हमने इसको ड्रॉ किया, ये एंगल हम बोल रहे हैं R1 है, ये एंगल हम बोल रहे हैं R2 है, ये एंगल हमने बोल दिया A। ये जो टोटल एंगल है ना, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, नॉर्मल है, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल बन रहा है तो 90 डिग्री है। ऐसे ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये 90 180 हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, पहली बात। अब ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल बनेगा अपने पास R1 + R2, और ये वाला एंगल जो वो 180 होना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए 180। तो मैं ये एंगल बोल सकता हूँ कि यहाँ पर हो गया, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ अक्स, ठीक है ना। तो अक्स प्लस R1 + R2 जो मिलकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, यानी अक्स की जो वैल्यू आई वो आई 180 डिग्री माइनस R1 + R2। अब ये अक्स मिल करके, ये अक्स जो है, ठीक है ना, ये जो अक्स एंगल है और ए मिल करके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल की बात करूं, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, क्वाड्रिलेटरल में जो टोटल जो एंगल्स होंगे वो 360 डिग्री होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू मैं रखूँ, यानी 180 डिग्री माइनस R1 + R2 और प्लस A = 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से जो है A की वैल्यू आती है अपने पास R1 + R2। एक बात हो गई है, ये बात समझ में आई। दूसरी बात, यहाँ से मैं बात करूँ, देखो ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, मुझे नेट एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, डेल्टा, ठीक है ना। तो नेट डेविएशन एंगल हमें निकालना है, तो डेल्टा जो होगा, डेल नेट जो होगा, वो इस वाली रे के लिए एंगल ऑफ डेविएशन यानी del1 बोल देते हैं,
और इस वाली सरफेस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन उसको del 2 बोल देते हैं। del 1 देखो, लाइट रे जो इस सरफेस से जा रही है वो जानी तो चाहिए थी सीधी, लेकिन कितने एंगल से ये बेंड हो गई, दैट इज कॉल्ड द डेविएशन एंगल। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है, ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा I माइनस का R1, ठीक है। दूसरी बात, ये लाइट रे जानी तो चाहिए थी सीधी, लेकिन चली गई ऐसे, ठीक है ना। तो देखो ये जो E है वो नॉर्मल से है, ठीक है, जानी तो चाहिए थी सीधी लेकिन चली गई ऐसे, तो ये जो है ये होगा del 2। तो ये कितना है अपने पास, ये हो गया अपने पास ये R2 माइनस का E, और दोनों क्लॉकवाइज है, जानी चाहिए थी सीधी लेकिन बेंड हो गई, ये क्लॉकवाइज है, जानी चाहिए थी सीधी लेकिन बेंड हो गई, ये भी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है ना, del 1 भी क्लॉकवाइज del 2 भी क्लॉकवाइज, दोनों ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट। तो यानी I माइनस R1, यानी ये हो गया I माइनस का R1 प्लस अपने पास हो गया R2 माइनस का E, ठीक है ना, सही बात है। तो मैं लिखूँ R1 प्लस R2 कितना A है, ठीक है ना, R1 प्लस R2 कितना है A है, ओके। ये टोटल एंगल E है, ठीक है, ये टोटल एंगल E है, और हमें ये निकालना है। तो E में से ये जो हम देखो यार, ये जो है ना ये R2 होगा, तो ये एंगल बनेगा E माइनस R2, ठीक है, E माइनस R2 बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E माइनस R2, E माइनस R2। तो अब देखो I प्लस E माइनस कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 हो जाएगा A। तो डेल नेट जो बना वो बनेगा अपने पास I प्लस E माइनस ए, ये बना मेरे पास नेट जो एंगल ऑफ डेविएशन बना, I प्लस E माइनस ए, नेट जो डेविएशन एंगल बना डेल नेट इक्वल टू I प्लस E माइनस ए, ठीक है, ओके। तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया जाए, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दे दिया जाए और I भी दे दिया जाए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको I दे दिया जाए तो यहाँ से आप R1 निकाल सकते हैं, I दे दिया जाए तो R1 निकाल सकते हैं, तो R1 हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि μ1 यानी 1 sin I1, देखो यहाँ से देखो 1 sin I इज इक्वल टू होगा म्यू साइन R। अब R भी I भी दे दिया और N भी दे दिया, I एंड म्यू दोनों दे रखे हैं, तो आप R1 निकाल सकते हैं। जब R1 निकल जाएगा, A भी दिया होगा, ठीक है ना, A भी दिया होगा, अगर ये तीनों चीज़ आपको दे दें I म्यू A, तो I से आप R1 निकाल सकते हैं, फिर R1 और A से, ठीक है ना, तो आप R2 निकाल सकते हैं, और R2 से आप निकाल सकते हैं E। तो सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं अगर आपको ये तीन वैल्यू दे दी जाए, I म्यू और A, सिंपल। अब ऐसे ही हम इसके ऊपर क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, आराम से डील कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना, डेल नेट जो होगा वो होगा I प्लस E माइनस A जो है यहाँ पर R1 प्लस R2 है, ओके, R1 प्लस R2। देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, लेट मी डिस्कस, ओके। जैसे यहाँ पर इसको नोट करो जल्दी से, जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल में यदि मैं बोलूँ कि देखो ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, इक्विलेटरल प्रिज्म दे रखा है, ट्रायंगल इक्विलेटरल प्रिज्म दे रखा है, ठीक है। तो इक्विलेटरल प्रिज्म दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है √3, और यहाँ से जो लाइट रे हम इंसिडेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 60 डिग्री के ऊपर, ये हमें दे दिया जाए। तो अब आप निकालो इसका डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए निकालना है, ओके। तो एक बात बताओ, तो मुझे एक बात बताना जरा कि पहली बात तो A कितना है, A इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो A तो अपने पास हो गया 60 डिग्री, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल प्रिज्म
हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहली बात इसके लिए निकालो, जानी चाहिए थी सीधी लाइट रे लेकिन बेंड होकर के चली जाएगी, यानी नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी वो हमें निकालना है। तो n1 साइन यानी n साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू 2 यानी √3 साइन r, यानी साइन r साइन 60 √3/2 यानी r इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। r जो अपने पास 30 डिग्री हो गया, सही बात है। ओके, जब R1 30 डिग्री आ गया तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 30 डिग्री आ गया, R1 30 डिग्री आ गया। डायरेक्ट हम जो कॉन्सेप्ट है उसी से लेके चलते हैं, ठीक है। R1 30 डिग्री आ गया। अभी हम E निकालेंगे, E निकालने के लिए अपने को हमें R2 निकालना चाहिए। तो R2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा A माइनस R1, यानी अपने पास हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब हम निकालेंगे E के लिए हम क्या करें, यानी n1 साइन R1 यानी n1 साइन R2 साइन R2 बोले तो 30 डिग्री, और n1 साइन R1 ये अपने पास हो गया E 30, ये अपने पास हो जाएगा 1/2, यानी E जो हो गया 60 डिग्री। E जो हो गया 60 डिग्री, यानी जानी तो चाहिए थी सीधी, लेकिन नॉर्मल से क्या हो जाएगी, देखो ये नॉर्मल बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, नहीं बनेगा नॉर्मल, ठीक है। जानी तो थी सीधी लेकिन दूर हटेगी, तो नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I प्लस ई माइनस ए, डेल नेट जो हो गया, डेल नेट जो होगा वो हो गया I प्लस ई माइनस ए। आई कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है। E कितना है, E अपने पास 60 डिग्री है, माइनस ए कितना है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री अपने पास E आ गया, ठीक है ना। और क्लॉकवाइज है पॉजिटिव अपने पास, यहाँ से देखो ये इस प्रकार से क्लॉकवाइज ही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बना, ओके जी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर आपको ये बोल दिया जाए, लेट मी फिल थिंग फर्स्ट हो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब की बार क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको जो है एंगल दे रखा है 15 डिग्री ओनली, कितना दे रखा है 15 डिग्री दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 15 डिग्री, और लाइट रे कैसे इंसिडेंट हो रही है, ग्रेजिंग एंगल के ऊपर, मतलब यहाँ से जो है लाइट रे ऐसे हो रही है, यानी ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस दे रखा है। मतलब ये ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब लगभग 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री पर इंसिडेंस होगा। क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि बताइए नेट जो है वो बताइए, ठीक है। नेट जो है डेविएशन, नेट जो एंगल ऑफ डेविएशन वो हमें बताना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ कि भैया, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, ओके, यानी √2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सिंपल, अगर हम बेसिक्स पर जाएं, या I प्लस ई, पहले हम R1 भी तो निकालना पड़ेगा ना, I प्लस ई माइनस ए, ठीक है ना। अगर नेट डेल नेट निकालें, डेल नेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, I प्लस ई माइनस ए ही तो करते हो। अब I तो आपको पता है, लेकिन E हमें नहीं पता, और A भी हमें पता है। तो E निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R2 निकालना पड़ेगा, R2 निकालने के लिए हमें R1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो R1 के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल लगाते हैं हम, ठीक है। n1 साइन I यानी 1 साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू n2 साइन R, यानी n2 साइन R। तो n2 साइन R जो हम लिखेंगे, तो R जो अपने पास बना 45 डिग्री, 45 डिग्री, अच्छा जी बहुत बढ़िया, 45 डिग्री बन गया, अच्छा, यानी नॉर्मल से 45 डिग्री पर जा रही है, ओहो हो, यानी ऐसे गई और नॉर्मल से जो 45 डिग्री पर ऐसे चली जाएगी, 45 डिग्री पर लाइट रे जो है ऐसे चली गई, ऐसे 45 डिग्री, नॉर्मल से कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री चली गई। अब ये 45 डिग्री, तो ऑब्वियसली बात है ये भी कितना हो गया 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। ऐसे ही तो होगी, अरे भैया ऐसे ही तो होगी ना, अच्छा ओके ठीक है।
तो ये हो गया अपने पास, R1 निकल गया, R1 निकल गया 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखो R2 निकालें, R2 के लिए निकालो, R2 क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं कि A जो होता है वो होता है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो R1 हमें दे रखा है 45 डिग्री, R2 हमें निकालना, तो R2 हम निकालेंगे, A कितना है, A 15 डिग्री है, 15 डिग्री माइनस R2, ओ हो, क्या यहाँ पर माइनस में 30 डिग्री हो रहा है, ये क्या लफड़ा है, माइनस का 30 डिग्री, इसका क्या लफड़ा है, माइनस में हमें तो देखा ही नहीं था। तो माइनस में जब भी आए तो आप क्या करोगे, आप अपना जो बेसिक्स है उसके ऊपर चलो। बेसिक्स क्या है, सिंपल ज्योमेट्री यूज लेंगे। देखो ये 45 डिग्री है, इसको हटाओ एक बार, माइनस 30 डिग्री, आप थोड़ा सा सतर्क हो जाना जब भी माइनस में नेगेटिव में आ जाए R2 नेगेटिव में थोड़ा ना आता था हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो नेगेटिव का मीन भी बताऊंगा मैं कि नेगेटिव क्यों आया। तो अब देखो, अब सिंपल बेसिक्स के ऊपर जाते हैं, 45 डिग्री 15 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 45 डिग्री यानी 50 डिग्री, और ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। 60 डिग्री हो गया तो बचा कितना, 120 डिग्री बचा, ये जो बचा 120 डिग्री बचा। अच्छा 120 डिग्री यानी ये जो है वो 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ से देखो कुछ इस प्रकार से ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 120 डिग्री है, तो ये अपने पास जब 90 है तो ये एंगल कितना बचा, 30 डिग्री। ये जब 90 डिग्री है ना, ये जब 90 डिग्री है तो ये कितना बचेगा, ये जो एंगल बचेगा ये बचेगा 30 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री होना चाहिए टोटल, क्योंकि 120 प्लस 60 अपने पास 180 होना चाहिए, तो ये 30 डिग्री बना, प्लस का 30 डिग्री बना, ठीक है ना। R2, चलो R2 अपने पास प्लस 30 डिग्री आया। अब प्लस 30 डिग्री यहाँ से क्या आ रहा था, माइनस 30 डिग्री इसलिए आ रहा था कि जो हमारा जो सिंपल जो पहले वाला जो डायग्राम बना हुआ था प्रिज्म का, ठीक है ना, ये जस्ट उससे उल्टा है। तुम देखो अब जब ये अपने पास ये आ गया 30 डिग्री आ गया, तो I निकालो, I निकालने के लिए क्या करोगे, यानी n साइन R2 30 डिग्री और 1 साइन E, ठीक है। तो E कितना बना, यानी 45 डिग्री बना, 45 डिग्री यानी E बन गया 45 डिग्री। ओके जी, मतलब जानी चाहिए थी सीधी, ठीक है ना, लेकिन 45 डिग्री पर जा रही है नॉर्मल से, मतलब ऐसे जा रही है, जानी तो चाहिए थी सीधी लेकिन दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, कुछ इस प्रकार से जाएगी। मतलब ये जो एंगल बना ना, ये एंगल बना 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब हमें नेट डेविएशन निकालना है। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए ना नेगेटिव वाला, तो तुम सिंपल जो बेसिक्स है, जो हमारा जो जब हमने डेरिवेशन जो उस डेरिवेशन को याद रखो। अब डेल नेट निकालना है, तो डेल नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल नेट जो होता था वो अपने पास होता था डेल 1 लगा दो भैया, डेल 2 लगा दो। अब डेल 1 कितना है, पहले वाली लाइट रे जानी चाहिए थी 90 डिग्री सीधी, लेकिन चली गई 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। ओके जी, फिर व्हाट अबाउट द डेल 2, डेल 2 जानी तो चाहिए थी सीधी, जानी तो चाहिए थी सीधी, ठीक है, जानी तो चाहिए थी सीधी। देखो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है ना, जानी तो चाहिए थी सीधी लेकिन ऐसे चली गई, यानी 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, तो डेल नेट जो हो जाएगा वो हम घटा देंगे 45 डिग्री में से माइनस 15 डिग्री कर देंगे, अपने पास ये हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री अपने पास ये क्लॉकवाइज, यानी डेल नेट जो आया 30 डिग्री क्लॉकवाइज आया। सिंपल ऐसा करना है। तो जब हम देखो यहाँ पर एंगल हमने 15 डिग्री रखा, इस सिचुएशन में हुआ क्या, जैसे हमने एंगल को कम कर दिया ना, जैसे हमने एंगल को कम कर दिया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ा दिया, तो जो एक अजीब बिहेवियर आ रहा है। हमारा जो नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, नॉर्मल बिहेवियर ये होता है कि कोई भी अपने पास एंगल प्रिज्म एंगल का अगर कोई प्रिज्म दिया हुआ हो, लाइट रे जब आप ऐसे इंसिडेंट करो तो सिंपल ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लाइट रे ऐसे जानी चाहिए कि नहीं जानी, ये नॉर्मल बिहेवियर होता है। लेकिन जैसे जैसे आप एंगल को कम करते जाते हो ना, अपना जो बिहेवियर ना, अपना बिहेवियर ऐसे होता जाता है, ऐसे होता जाता है, ठीक है ना, ऐसे होता जाता है। और ये तो तब है जब हम एंगल को बढ़ा रहे हैं, इंसिडेंस एंगल बढ़ा देते हैं,
एंगल ऑफ मेजर देखो अब 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर एक तो एंगल कम कर दिया और 90 डिग्री कर दिया, तो ऐसा बिहेवियर आने लग जाता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, जो भी इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले एक और क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया एक और क्वेश्चन है मेरे पास, अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, देखो बहुत ही बढ़िया, इसको नोट करो जल्दी से पहले। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, एक बड़े एंगल के लिए, ओहो 150 डिग्री, ओहो ये एंगल सबसे बड़ा और ये एंगल सबसे छोटा, 15 डिग्री 15 डिग्री। लाइट रे हमने इंसिडेंट की ऐसे ही, यानी 60 डिग्री पर हमने इंसिडेंट की। लाइट रे कुछ इस प्रकार से हमने इंसिडेंट किया ऐसे ही, और ये हमें दे रखा है ये 60 डिग्री पर आपने इंसिडेंट की। तो हमें पूछा है बताओ एंगल ऑफ जो √3 दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n है, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें दे रखा है n, जो दे रखा है √3 हमें दे रखा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन हमें निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन हमें निकालना है। ओके जी, निकालो 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 एंगल ऑफ डेविएशन जो हमें निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। चलो ए हमें पता है, आई हमें पता है, ई निकालने के लिए R1 निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो R1 निकालने के लिए हम सिंपल जो है रिफ्रैक्शन का लॉ लगाएंगे, यानी N1 sin I = N2 sin R। N1 कितना है 1 है, यानी 1 हो गया जी, 1 हो गया, sin I कितना हो गया, sin I बोले तो 60 डिग्री हो गया। N2 कितना है, N2 जो √3 है sin R, यानी sin R1। तो R1 जो से √3/2 हो गया, यानी R1 जो बनेगा ना वो 30 डिग्री बना, कितना बना 30 डिग्री बना। ओके जी, 30 डिग्री मतलब बना, मतलब ऐसा हुआ होगा कि जानी तो चाहिए थी सीधी, लेकिन ऐसे बना होगा, यानी 30 डिग्री बना होगा कि नहीं बना होगा, यानी ये 30 डिग्री बना नॉर्मल से 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री बना होगा। जब ये 30 डिग्री बन गया तो ये कितना बनना होगा, 90 में से 30, यानी ये 60 डिग्री बन गया होगा। ओ हो। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर नॉर्मल लेंगे ऐसे, ये एंगल R1 हमें निकल गया, R1 30 डिग्री, तो ये R2 निकालने के लिए एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा, ये 60 और 50 210 डिग्री। ओ माय गॉड, ट्राइंगल का तो मैक्सिमम जो एडिशन होता है 180 डिग्री होना चाहिए टोटल एंगल्स का, ठीक है ना। ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स है जब उनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये तो 210 इन दो का ही हो गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब ये है कि लाइट रे ऐसे न जा करके, लाइट रे कुछ ऐसा जा रही है, ये 30 डिग्री ऐसा नहीं है, नॉर्मल से 30 डिग्री देखो इस प्रकार से भी तो हो सकता है ना प्यारे दोस्तों। देखो नॉर्मल से 30 डिग्री ऐसे भी तो हो सकता है ना, जानी तो चाहिए थी सीधी लेकिन चली गई कुछ इस प्रकार से। ऐसा भी तो हो सकता था कि लाइट रे ऐसे चली गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये ऐसा हुआ हो 30 डिग्री, क्योंकि ये वाली तो पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब इस सरफेस पर ही जाएगी, यानी 30 डिग्री ऐसा है। जब 30 डिग्री ऐसा है, ठीक है ना, ये 30 डिग्री ऐसा है, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, TIR होगा या आगे बाहर निकल जाएगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चेक करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये कितना हो गया, ये अपने पास 120 या 135 हो गया, 135 हो गया, यानी ये 45 डिग्री होगा। ये कितना हो गया 45 डिग्री, 45, ये 50 60 और अपने पास, ठीक है ना। ये देखो ये 120 और 60 180 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, चलो TIR होता है नहीं होता, चलो देखते हैं। मान लो इसमें रिफ्रैक्शन हो गया, बाहर की तरफ आ गई, मान लेते हैं बाहर की तरफ आ गई, तो डेंसेस्ट एरर में जाएगी, तो नॉर्मल से दूर हटेगी, तो हम चलो चेक करते हैं।
तो n साइन आई, यानी यहाँ पर अगर मैं बोलूँ √3 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू n2 साइन r, यानी साइन अपने पास आर्टिस्ट बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर √3/√2 हो गया। एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, साइन आर्टिस्ट की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 आ रही है? इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो है TIR हो रहा है यहाँ पर, मतलब बाहर नहीं आएगी लाइट रे बाहर नहीं जाएगी, तो कहाँ जाएगी भैया? जाएगी TIR करती हुई ऐसे ना, कुछ इस प्रकार से, मतलब ये 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, तो कुछ इस प्रकार से बनती हुई जा रही है लाइट रे। ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री है, ये हो गया 50, ये 60 हो गया, तो ये 60 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है ना। ये 45 और ये 50, 60 हो गया, ये टोटल एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री होगा तो कुछ इस प्रकार से ये टोटल एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है ना, 120 डिग्री होगा। तो यहाँ से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ठीक है ना, ये 120 डिग्री होगा, तो यहाँ से अगर मैं ये 90 बोल दूँ तो ये 30 डिग्री हो गया, यानी R2 अब पता, अच्छा ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। समझ गए? अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। जानी तो चाहिए थी सीधी, लेकिन दूर हटेगी कि नहीं हटेगी। अब हम निकालते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहाँ से अब एंगल ऑफ इमरजेंस निकालूंगा, तो यहाँ से देखो अगेन रिफ्रैक्शन वाला लो, स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ यहाँ पर लगाएंगे तो √3 साइन अपने पास 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, और इक्वल टू 1 साइन ई 30, 1/2 √3/2, यानी ई इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, यानी नॉर्मल से जो बन रही है वो बना रही है 60 डिग्री, ठीक है। ऐसा कुछ फिनोमेना हो रहा है, ओके, ठीक है। अब हम चेक करते हैं नेट डेविएशन। डेल नेट जो होगा, यहाँ पर हम तीनों सरफेस का कंसिडर करना पड़ेगा। del1 का भी लिखना पड़ेगा, del2 का भी लिखना पड़ेगा, del3। del1 कितना होगा भैया? जानी तो चाहिए थी सीधी, लेकिन डेविएट कैसे हो गई देखो तो जरा। ऐसे डेविएट हो गई कि नहीं हो गई? ऐसे डेविएट हुई कि नहीं हुई? ये एंगल कितना है देखो, ये ऐसे है और अपने पास, ठीक है। तो ये जो है एंगल ऑफ डेविएशन बना, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल जो बना डेविएशन एंगल del1, ओके जी। तो ये कितना हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये तो अपने पास है, ये अपने पास है 90, ठीक है, और ये 60 डिग्री बन गया। अगर मैं बोलूँ कि ये देखो, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये टोटल जो एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, ये टोटल एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये 30 है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री क्लॉकवाइज। ये हो गया 30 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, यानी del1 जो आया वो आएगा 30 डिग्री क्लॉकवाइज, 30 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया। अब del2 देखो, del2 जो है वो एक तरह मिरर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तो मिरर की तरह काम कर रहा है। ये किसके तरह काम कर रहा है? मिरर के लिए होगा π-2i। अच्छा जी, π-2i, आई कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री, यानी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? देखो तो सही, जाना तो चाहिए थी सीधी, लेकिन इस तरफ मुड़ गई, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी ACW एंटी क्लॉकवाइज। del3 की बात कर लो, del3 जाना तो चाहिए थी सीधी, लेकिन इस तरफ चले गए, यानी क्लॉकवाइज है, लेकिन कितना है? क्लॉकवाइज भी कितना है? देखो तो सही, देखो तो सही, ये जो है ये एंगल जो अपने पास है 30 डिग्री, ऐसी जगह चलेगी, ये 30, लेकिन इससे कितनी डेविएट हो गई? ऐसे 30 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी +30 डिग्री, यानी 30 डिग्री क्लॉकवाइज। अब डेल नेट निकालूंगा तो ये जो है 90 डिग्री, इसको अगर मैं ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर माइनस कर दूंगा 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी अपने पास 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बना, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये फाइनल जो एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा, ये फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा। जब भी कुछ समझ में ना आए
जो बेसिक्स है उसके ऊपर हमें जाना वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बस आपने रट लिया डेल इज इक्वल टू आई प्लस सी माइनस ए, नहीं, ज्योमेट्री है, मैथमेटिक्स है सिंपल, तो कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, आपको तैयार रहना पड़ेगा। जेई है हल्की चीज़ नहीं है भाई साहब, आपको बेसिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो जो हमने डेरिवेशन पढ़ा, जैसे हमने देखा, उस डेरिवेशन को लेकर के काम करना पड़ेगा। इसके लिए अलग निकालो, इसके लिए R1 निकाल दो, ठीक है। अगर R1 प्लस ए हम क्या कर लेंगे, देखो R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है, तो यहाँ पर हम बोले डायरेक्ट भी हम निकाल सकते थे। देखो R1 कितना आ रहा है, R1 आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है, और 30 डिग्री में से 150 डिग्री घटाया, ठीक है, 30 डिग्री घटाया है तो कितना आया 120 डिग्री। अब 120 डिग्री जब हम करते हैं ऐसे, तो हमने देखा था कि ये जो एंगल है वो 210 डिग्री हो जाता था, इसका मतलब ये गलत है, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो फिर हमने देखा कि ये लाइट रेज इस प्रकार से गिर रही होगी, फिर हमने यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन चेक की, फिर हमने देखा यहाँ पर TIR हो रहा है, फिर अगेन हमने रिफ्लेक्शन शो किया। तो हर एक सरफेस के लिए हमने अलग अलग डेविएशन एंगल निकाला, और ऐसे ही करना है हमें, ठीक है ना। आप डायरेक्ट फॉर्मूला, या ये कोई 12th क्लास नहीं है, CBSE एग्ज़ाम नहीं है यहाँ पर कि आप जो है डायरेक्ट लगा दोगे डेल इज इक्वल टू आई प्लस सी माइनस ए आंसर आ जाएगा, नहीं। तो बेसिक्स के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, और बेसिक्स के ऊपर हम जा करके सोल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अभी इसके ऊपर और भी क्वेश्चन हम कराएंगे। और थिन प्रिज्म है, मतलब मैं बोलूँ कि पतले प्रिज्म जो हैं जिनका एंगल बहुत कम हो, मतलब 3 डिग्री या 4 डिग्री 2 डिग्री इतना जो एंगल वाला प्रिज्म हो, उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन का, ठीक है। ओके, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं प्यारे दोस्तों। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे इन, कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।